नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे खास मेहमान हैं देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जो अमूमन तो मंत्री जी बनने के बाद मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन चुनावों के बहाने बातचीत करने का मौका मिला। स्वागत है आपका राजनाथ जी। आज तक पर आप बिहार में कैंपेन ट्रेल पर निकले हैं, 3 चरणों का मतदान हो चुका है। अब तक आपको क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? क्या आपको विश्वास है जीत हो रही है या बहुत टाइट फाइट, नर्वस है थोड़े? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए को स्पष्ट बहुमत हासिल हो रहा है। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है कि 5वें चरण का चुनाव समाप्त होते होते एनडीए को 2/3 के आसपास का भी बहुमत मिल सकता है। इस दफा के चुनाव में हमने देखा कि भाषणों में बहुत कटुता आई। जिस तरीके के पर्सनलाइज्ड हमले दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने एक दूसरे पे किया, आपको लगता है कि ये डेमोक्रेसी का जो स्तर है उसको थोड़ा नीचे करता है? नहीं, महागठबंधन के नेताओं को इससे बचना चाहिए था। और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं समझता हूं कि महागठबंधन के नेताओं ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है कभी कभी, वो नहीं होना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अगर हम इस चुनाव के बड़े मुद्दों की बात करते हैं तो ये लग रहा है कि बहुत हद तक ये चुनाव जाति पर आकर केंद्रित हो गया। 2014 का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा गया, लेकिन 2015 नवंबर आते आते लगता है कि एक बार फिर से ढर्रा जाति पर आकर। क्या आपको लगता है कि बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड लड़ाई हो गई? मैंने ऐसा मैं नहीं मानता। बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक है और बहुत ही सोच समझकर फैसला करती है, क्योंकि बिहार के चुनावों की समीक्षा मैं बहुत पहले से करता चला आ रहा हूं और मैंने देखा है, भले ही उसे जात पात से क्यों न जोड़ा जाता हो, लेकिन पूरी तरह से जात पात पर आधारित यह चुनाव नहीं होता है। किसी न किसी हद तक उसका भी प्रभाव रहता है, उसको मैं पूरी तरह से नकारता नहीं, लेकिन मुद्दों पर भी बिहार की जनता मतदान करती है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक जनता है बिहार की। हाल में तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुद एक तो पहले अपना अति पिछड़ा कार्ड खेल रहे थे, साथ ही साथ हमने देखा कि मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ उन्होंने बात की कि किसी तरीके से किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कि ये दिखाता है कि किस तरीके से जात को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई कि पीएम खुद को इसको हवाला देना पड़ा? नहीं, मैं समझता हूँ कि पीएम ने जो कुछ भी कहा है उसे सही संदर्भों में शायद आप नहीं ले पाए उसे। मैंने जात पात को मैं समझता हूँ कि जीवन में उन्होंने कभी बढ़ावा नहीं दिया है। कभी उन्होंने सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की अथवा भेदभाव पैदा करने की भी कभी कोशिश नहीं की है। यदि ऐसा रहा होता तो 2014 के लोकसभा चुनाव में जात पात और पंथ, इन सब सारी चीजों से ऊपर उठकर इस देश की जनता ने मतदान न किया होता और न तो भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी भारत की संसद में हासिल हुई होती। तो ऐसा सोच भी नहीं सकते प्रधानमंत्री, तो कहने की बात तो बहुत दूर की है। हालांकि ये चुनाव तो बिहार के विधानसभा के लिए है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय राजनीति के कई सारे मुद्दे जुड़ गए हैं। हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से बढ़ते इंटॉलरेंस के खिलाफ एक के बाद एक, पहले लेखक, फिर आर्टिस्ट, अब फिल्म मेकर, साइंटिस्ट ये जुड़ गए हैं। क्या आपको लग रहा है कि क्या मैसेज जा रहा है कि लोगों को लग रहा है कि बीजेपी के हिंदुस्तान में, मोदी के हिंदुस्तान में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है? ये कैसे कोई कह सकता है कि इंटॉलरेंस बढ़ रहा है? कौन सा बड़ा ऐसा सांप्रदायिक दंगा अथवा सांप्रदायिक तनाव इस सरकार के आने के बाद हुआ है? मैं कह सकता हूं कि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार भारत में रही है और कई राज्यों में तो सांप्रदायिक दंगे तक हुए हैं कि एक राज्य में 4000-5000 लोगों की जाने गई है। ऐसे हालात हुए हैं। उस समय तो किसी ने कोई त्याग पत्र नहीं दिया अथवा कुछ जो भी अलंकरण है उसको नहीं छोड़ा। ये क्यों हो रहा है, ये हमारी समझ के बाहर है। आपके हिसाब से क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले कभी भी इतने बड़े तर्ज पर लोगों ने अपनी अवार्ड वापसी नहीं की। मैं इतनी बात विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये हो रहा है तो निश्चित रूप से राजनीतिक कारणों से हो रहा है। यदि किसी को विरोध करना है तो विरोध करने के कई तरीके होते हैं, और जो सम्मान यदि किसी को प्राप्त होता है जिस पर कि अशोक का लाट बना हो, भारत के सम्मान का, स्वाभिमान का वह प्रतीक होता है, अब उसको दांव पर लगाना विरोध व्यक्त करने के लिए, मैं समझता हूं कि यह बात हमारी समझ में नहीं आती। आपको लग रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये पूरा प्रोटेस्ट जो हो रहा है?
भाई मैं जहां तक समझ पा रहा हूं इतना है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्यों हो रहा है? क्योंकि यदि किसी कोई राज्य की घटना घटित होती है, अब दादरी की घटना घटित हुई उत्तर प्रदेश में, उसको सीधे केंद्र के साथ जोड़ दिया जाए, क्या लोगों की समझ में यह बात नहीं आती कि प्रदेश के कानून और व्यवस्था ये पूरी तरह से एक राज्य का विषय है। केंद्र यदि चाहे तब भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता बिना राज्य सरकार की सहमति के। फिर भी लांछित किया जा रहा है केंद्र सरकार को। कहीं न कहीं कोई गहरी साजिश है और उस साजिश को नकारा नहीं जा सकता है। एक वजह जो लोग इसको बीजेपी से जोड़ रहे हैं सर, वो ये भी है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए उसको लेकर लगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं चाह रही है कि इस तरह की चीजें हो। हालांकि आपने फटकार लगाई, अध्यक्ष जी ने फटकार लगाई, लेकिन फिर भी बयानबाजी का सिलसिला चलता रहा और लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कहीं बीजेपी इसको किसने एकाध किसी ने ऐसा कुछ यदि बोल दिया होगा तो उसे पूरे भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखना। क्या कांग्रेस अथवा दूसरे राजनीतिक पार्टियों में कभी नीचे का कार्यकर्ता कभी कुछ इधर उधर की बातें बोल देता तो क्या पूरी पार्टी को उसके साथ जोड़ दिया जाता है? आपने देखा होगा कि यदि किसी ने कुछ गलत बयानबाजी की होगी तो बराबर केंद्रीय नेतृत्व ने उसे कंडेम किया है, उसे नकारा है, फटकार लगाई है। पर एक सवाल जो बनता है वो ये कि कार्रवाई क्यों नहीं होती? चलिए आपने डांट लगा दी, जैसी वो मुलाकात से निकलते हैं वो कहते नहीं हमें तो डांटनी पड़ी, हम तो ऐसी हालचाल पूछ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस स्टेटमेंट पर कार्रवाई होनी चाहिए? संजीव बालियान ने कहा कि हम बदला लेंगे अगर कभी कोई गाय को नहीं, मैंने तो नहीं सुना है उनका बयान। संजीव बालियान का यह मैंने बयान नहीं सुना है कि बदला लिया जाना चाहिए। बदला लेने की बात करना ये बहुत ही, मैं तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। दूसरी चीज, मैंने बयान तो दिया है गृह मंत्री होने के नाते। अब लोग गृह मंत्री बयान दे रहा है और लोग प्रधानमंत्री से बयान की अपेक्षा कर रहे हैं, क्यों? भाई प्रधानमंत्री जी के बाद इस सरकार में तो मैं ही हूं और यहां के शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इस देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही तो प्रधानमंत्री ने सौंप रखी है। यदि मैं बोल रहा हूं तो क्या हमारी प्रधानमंत्री से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है शांति व्यवस्था के मुद्दे पर कि प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत पड़ेगी? हमारी समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। पर फिर भी लोग पीएम से सवाल पूछते हैं कि वोट उनके नाम पर पड़ा, सरकार उनके नाम पर चलती है, तो वो कहते हैं कि पीएम ने खुले में, जैसे आपने डांट लगाई, पीएम खुद आके क्यों नहीं कहते कि ये जो बयान हो रहे हैं, साक्षी महाराज की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान आ रहे हैं, इनकी वो निंदा करते। ये बयान सोर्सेज के हवाले से आई, पीएम ने अपनी जुबान से खुद नहीं बोला। देखिए, प्रधानमंत्री जी को और मुझे दोनों को अलग अलग करके क्यों आप देखते हैं? प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद मैं गृह मंत्री हूं, उन्होंने ही यह पोर्टफोलियो मुझे दिया है। तो यदि बोलता हूं तो क्या प्रधानमंत्री को उससे असहमति है? प्रधानमंत्री यदि असहमत रही होती तो वह स्वयं कोई स्टेटमेंट देते। यह जाहिर है कि हमारे स्टेटमेंट को वो पूरी तरह से इंडोर्स करते हैं, समर्थन करते हैं। यह जाहिर है। क्या इतनी बात समझ में नहीं आती है लोगों को? इसीलिए मैं कहता हूं कि जो कुछ भी किया जा रहा है, निश्चित रूप से किसी का कुछ भी मत हो सकता है। मैं सामान्यतः ऐसे बोलता नहीं हूं। यह राजनीति से प्रेरित है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको लगता है कि आपकी विपक्षी पार्टियां करा रही, क्योंकि इनमें कई लोग हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। दिवाकर बैनर्जी युवा उभरते डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर हो अथवा जो कुछ भी हो, इस संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि राजनीति से प्रेरित है। जिसको जो कहना हो, जो सोचना हो, सोचे, कहे, उसकी मुझे परवाह नहीं है। लेकिन आप ही क्या इस सच्चाई को समझते हुए कि कानून और व्यवस्था तो राज्य सरकारों का विषय होता है और मोदी जी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। टारगेट करना है तो उनको टारगेट करो आप। मैं स्वयं ही यदि कहीं पर कोई इस प्रकार के हालात यदि पैदा होते हैं, मुझे लगता है कहीं पर यदि सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहा है, कहीं पर किसी राज्य में कोई हिंसा होने की संभावना है, तुरंत मैं वहां के मुख्यमंत्रियों से मैं बात करता हूं और उनसे मैं स्वयं अपनी तरफ से पेशकश करता हूं कि हमारे केंद्र के लिए जिस भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी वो केंद्र सरकार आपको सहयोग करने को तैयार है। आपको एडिशनल फोर्स चाहिए तो फोर्स भी हम मुहैया कराने को तैयार है। हम पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं। और बताइए, उल्टे राज्य सरकारों के ऊपर तो आप उंगली नहीं उठाते और सीधे केंद्र सरकार को टारगेट करते हैं। प्रधानमंत्री
मोदी को टारगेट करते हैं। आप होम मिनिस्टर हैं, आपको लगता है कि इन वाक्यों से जो देश का इंटरनल एटमॉस्फेयर है उस पर? मैं कहता हूं कि सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। टारगेट करना है तो गृह मंत्री को टारगेट करिए ना, मुझे टारगेट करिए। यदि आपको टारगेट करने का शौक है, बिना टारगेट किए किसी को आपका भोजन यदि नहीं पच सकता है तो गृह मंत्री को टारगेट करिए ना। राज्य सरकारों को आप टारगेट कर नहीं सकते, क्योंकि निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक कारण है। इसी कारण आप टारगेट नहीं करते। इस हकीकत को जानते हुए कि कानून और व्यवस्था यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, हम हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते बिना उनकी कंसेंट के। हाल ही का सर दिल्ली का वाकया लीजिए, जहां केरल हाउस में दिल्ली पुलिस चली गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हमला किया बसी साहब पर कि ये बीजेपी सेना की पुलिस के तौर पे काम कर रहे हैं, बगैर रेजिडेंट कमिश्नर से पूछे केरला हाउस में घुस गए। किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट को रोकने के लिए पुलिस ने इस प्रकार की कार्रवाई की, क्योंकि जो ही मुझे जानकारी मिली त्यों ही मैंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को टेलीफोन मिलाकर और मैंने कहा कि इस संबंध में जो भी वस्तुस्थिति है उसकी जानकारी मुझे दीजिए। उन्होंने इन राइटिंग उसकी जानकारी मुझे मुहैया कराई है। आपने देखा कि जिस भी व्यक्ति ने यह बात कही थी, फिर वहां पर पुलिस ने जाकर देखा, क्योंकि यह सब सारी चीजें प्रतिबंधित हैं, मैंने गोमांस और ये सब सारी चीजें अथवा गोवध वगैरह, तो कहीं कोई घटना ऐसी घटित न हो जाए दुर्भाग्यपूर्ण, इसको ध्यान में रखते हुए जाकर पूछताछ की। कोई रेड नहीं किया वहां पर, जो मुझे जो जानकारी दी गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि किसी को इसके कारण कोई यदि कष्ट है तो हम निश्चित रूप से हम इस बात की हम आगे भी सावधानी बरतेंगे, इस प्रकार का भी उनको कष्ट न होने पाए, किसी को आपत्ति न होने पाए, इस प्रकार की सावधानी बरतेंगे। हम अपने पुलिस को हिदायत देंगे। केरल के मुख्यमंत्री ने शिकायत की और आपने देखा कि यदि जिसने गलत सूचना दी उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्योंकि केरल के मुख्यमंत्री ने शिकायत दी, अरविंद केजरीवाल ने शिकायत की। उन्होंने कहा कि रेड राज है, कि अब क्या कोई रेफ्रिजरेटर में क्या खाता है क्या पीता है, इस पर मोदी सरकार नजर रखना है। नहीं, ऐसा नहीं, कोई ऐसा रेड राज नहीं है। किसी राज्य सरकार के आंतरिक मामलों में जो हम किसी भी सूरत में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, बल्कि जो राज्य सरकारों का अधिकार है उन अधिकारियों को पूरी तरह से संरक्षित रखना, ये हम लोग अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। बातचीत हुई ओमन चांडी से, आपने खेद अफसोस? नहीं, अभी हमको कल ही जो है पत्र उनका प्राप्त हुआ है और मैंने जानकारी प्राप्त की है। रात तक हमारे पास मुझे रिपोर्ट आ गई थी। हमारी ओमन चांडी साहब से बात नहीं हुई है। यदि ओमन चांडी साहब से मैं लौटने के बाद मैं बात करके सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराऊंगा, क्योंकि बराबर हम लोग की कोशिश यही होती है कि अपने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर ही हम इस देश की सारी व्यवस्थाओं को चलाना चाहते हैं। अगर हम बात करें आपके पुराने मित्र अरुण शौरी की, उन्होंने बड़ी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इक्वल टू कांग्रेस प्लस काउ, कि बदला है तो बीफ की पॉलिटिक्स जुड़ गई है, वरना तो कांग्रेस जो कर रही थी। मैं किसी के उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। कौन क्या कहता है, क्या बोलता है, इन पर हर चीज पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँ। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना की कुछ हरकतों पर और उससे जो देश में इम्पैक्ट हो रहा है। एक के बाद एक कोई पाकिस्तानी प्ले पे हमला हो जाता है, सुधींद्र कुलकर्णी पर इंक छीटी जाती है, इससे डील करने के लिए आप क्या करें? नहीं, कहीं भी मैं बराबर अब इतना हम सभी को प्रयत्न करना चाहिए, मैं भी अपने को शामिल, हम सभी को, कि हमारे देश में एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हेल्दी डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं। इसमें किसी भी सूरत में किसी के पार्ट पर, हमारे पार्ट पर हो तो किसी के पार्ट पर मर्यादाओं का अतिक्रमण न होने पाए, इसकी हम सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे राज्य के देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी सफर के दौरान आज तक से बात करते हुए।